Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of evolution chapter of class 12th biology. तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। नहीं, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन जो हमारे पास चैप्टर का नाम है उसका मतलब समझेंगे। तो भाई इसका मतलब होता है कि ये इसकी जो एक मतलब लिखूं जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब होता है भाई जो हमारे पूर्वज वगैरह होते हैं, ठीक है, पूर्वज जो होते हैं उनमें मतलब मॉडिफिकेशंस होना। अब देखो जैसे हमारे पूर्वज कौन माने जाते हैं भाई, बंदर थे। तो वो मॉडिफाई होते मतलब उनमें मॉडिफिकेशंस हुई कुछ ना कुछ, तभी तो हम मतलब आज एज सच ह्यूमन बीइंग के तौर पे हम जाने जाते हैं। तो यही इवोल्यूशन का मतलब होता है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफिकेशंस होना, ठीक है। या फिर आप दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी समझ सकते हो, चेंजेस इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन होती है उसके जेनेटिक कंपोजिशन या फिर जेनेटिक मेकअप में क्या आना, मॉडिफिकेशन आना या फिर चेंजेस आना, ठीक है। तो इवोल्यूशन का मतलब यही होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों डेफिनेशन से इवोल्यूशन का मतलब आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। क्या दे रखा है भाई, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल माइलर प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने, अमाइनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। ये पूछा गया है किन को मिक्स करके आपस में एस आई माइलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड बनाए थे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है हमारे पास आएगा CH3, ये NH806, ये 600 सेल्सियस तो बिल्कुल भी नहीं था टेम्परेचर। H2NH4 नहीं होता भाई, आपको पता होना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ठीक है, NH4 नहीं होता, अमोनियम होता है ये। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास भी करेक्ट ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा अब इस जो एक्सपेरिमेंट के एस एल माइलर के बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैंने ये तो बता दिया कि इन्होंने इसको मिक्स करके जो है अमाइनो एसिड बनाए थे, लेकिन क्या पर्पस था वो भी तो पता होना चाहिए। कौन एसल माइलर थे, क्या था क्या नहीं। तो देखो भाई, इन 1953 में जो एसल माइलर थे, ये क्या थे भाई, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्रिएट किया क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब एक क्लोज्ड फ्लास्क में जो जिसमें क्या था, CH4 था, H2 था, NH3 था और वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे थे। उन सभी को एक क्लोज्ड फ्लास्क में लिया और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, इन तीनों के मतलब चारों के अंदर। तो ये हमारे पास मतलब एसल माइलर ने कुछ ऐसा किया था इनके साथ। तो देखो इसको जाना जाता है द माइलर यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से, माइलर यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से भाई इसको जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने पहला एविडेंस दिया था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जरूरत होती है लाइफ के लिए, ठीक है। मतलब फॉर लाइफ कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ के लिए जरूर मतलब लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से भी बनाए जा सकते, जैसे ये इनऑर्गेनिक थे, ठीक है। इनसे इन्होंने क्या किया था, लाइफ की पुष्टि करनी चाहिए थी उस टाइम पे। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था RNA वर्ल्ड की हाइपोथेसिस को, कि भाई RNA क्या है, वो है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो है, उससे आगे फर्दर जो है लाइफ जनरेट हुई है, ठीक है। RNA वर्ल्ड के हाइपोथेसिस को कुछ साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, जिसका मतलब क्या था कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो क्या थी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA। क्या थी भाई फर्स्ट लाइफ, इसके अकॉर्डिंग RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पहली लाइफ थी वो क्या थी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA, राइबोन्यूक्लियस एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंट था और इसके बारे में मैं कुछ बेसिक बातें और आपको बता देती हूँ। देखो इसका नाम साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी इसको बोल सकते हैं। यूरे और माइलर यानी 1953 में, यूरे क्या थे भाई, एक एस्ट्रोनॉमर थे और माइलर बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। दोनों ने, इसका नाम था स्पार्क एंड डिस्चार्ज अपैरेटस, एक मतलब इन्होंने बनाया था जिसमें रेशियो इनकी कितनी थी, 2:1:2। मतलब इस रेशियो में इन्होंने क्या लिया था, CH4 रेशियो NH3
H2, यानी कि 2 की इसकी रेशियो थी, 1 की अमाइनो मतलब इसकी थी अमोनिया की, और 2 की किसकी थी, H2 की। तो इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, जैसे कि वाटर वेपर, हाइड्रोजन, NH3, CH3, ये सब इन्होंने इकट्ठा किया और उसको एक क्लोज्ड वेसल में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया। ठीक है, तो क्या किया भाई, 800 डिग्री सेल्सियस पे 18 दिन तक इन्होंने मतलब ऐसा किया, तो एक रेड लिक्विड इन्होंने जो है ऑब्टेन किया, जिसमें 3 अमाइनो एसिड थे भाई। नाम याद रखोगे, एलेनाइन, दूसरे का था एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, और एक था, तीसरा क्या था, ग्लाइसाइन। ठीक है, 3 अमाइनो एसिड इनको मिले वहां से। ठीक है, यहाँ पे आप इसको किसी जो है न्यूमोनिक की मदद से भी आप इसको याद रख सकते हो, कोई एक्रोनियम बना सकते हो इसका, जैसे कि एलिनिन से याद रख सकते हो ओल, एस्पार्टिक एसिड से याद रख सकते हो ओल एस्पेक्ट्स, ग्लाइसिन से याद रख लो भाई ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोइंग स्किन, ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोइंग स्किन। ठीक है, यहाँ पे GAA ये आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोइंग स्किन, इससे आप याद रख सकते हो 3 अमाइनो एसिड के नाम। और आपको पता है अमाइनो एसिड के बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो कि क्या बनाता है, आगे फर्दर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है जिससे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन तक का पोलिमराइजेशन। तो भाई मैंने आपको लगभग जो है ये एक्सपेरिमेंट के बारे में चीज़ें बता दी है जो हमारे NCERT की बुक में दे रखी है जितनी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहूंगी। अब ये हमने काफ़ी बातें कर ली इसके बारे में। नेक्स्ट है भाई जो फ्लिपर्स का मतलब होता है जो उनके काइंड ऑफ पंख नहीं होते। ठीक है, प्रॉपर तो उनको हम पंख नहीं बोलेंगे क्योंकि पेंगुइन्स या डॉल्फिन्स उड़ते थोड़ी है, लेकिन आप समझ ही हो गए फ्लिपर से मेरा क्या मतलब है। पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स के आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है भाई, वो इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, अब ये चारों में से मैं करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले इन चारों के बारे में मैं आपको पहले जो थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी। ठीक है, कि क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, क्या डाइवर्जेंट होता है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दूंगी इसी क्वेश्चन में, काफी सारे एक आध पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, एक टर्म होती है भाई कंपैरेटिव एनाटोमी, उसमें हम ये जो 3-4 टर्म से ये पढ़ते हैं, जिसमें पहला हमारे पास होता है होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या है भाई इवोल्यूशन में, देखो ओरिजिन जिसका सेम हो, ओरिजिन तो सेम हुआ है लेकिन भाई फंक्शन जिसके क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं होमोलोगस। देखो ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो। एग्जांपल देख लो, इससे समझ आएगा होमोलोगस का। एग्जांपल जैसे 4 लिम्स किसके, ये एग्जांपल याद रखोगे भाई, 4 लिम्स ऑफ टेट्रापोडा। ठीक है, अब देखो ये इससे समझ आएगा आपको, ये ओरिजिन हुआ है भाई, इसका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। जैसे F1, F2, F3 फंक्शंस अलग अलग हो गए लेकिन ओरिजिन एक जैसा हुआ है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये जो लिख के बताया, इससे आप याद रख सकते हो इसको अच्छे से। होमोलोगस और डाइवर्जेंट एक ही बात है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, इसमें भाई किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन तो सेम होता है, कि जो उनकी पैदाइश होगी वो चीजें सेम रहेंगी, लेकिन फंक्शन उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये होता है भाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या होमोलोगस, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी, एनालोगस की। अब इसके अपोजिट हम बात करेंगे किसकी, एनालोगस की। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन। अब इसमें ओरिजिन डिफरेंट होगा भाई लेकिन फंक्शन सेम होगा, उसका अपोजिट, लेकिन इसमें फंक्शन क्या होगा, सेम। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि इसमें होमोलोगस में क्या था, एनालॉग कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, वैसे इजी लैंग्वेज है इसकी बट स्टिल। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, ओरिजिन विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बैट, विंग ऑफ बटरफ्लाई, क्या तात्पर्य हुआ इससे भाई, इन तीनों का ओरिजिन अलग 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 हुआ है। ठीक है, तीनों का, बर्ड का, बैट का, बटरफ्लाई का ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम है। तीनों के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो इनको उड़ने में ही तो मदद करते हैं ना, राइट। तो फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, इसको ही बोलते हैं हम। जैसे कि अब देख लो पोटैटो और जो
मैं बोल सकती हूँ, और स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसको शकरकंदी भी बोला जाता है, और एक पोटैटो का मतलब आलू। दोनों का ओरिजिन अलग है भाई, ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम है। दोनों स्टार्च देते हैं, स्टार्च में स्टार्च एनरिच्ड होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, स्टार्च की जो है पूर्ति करते हैं शरीर में। तो देखो फंक्शन तो सेम हुआ, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। एक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ जो हमारे अभी मेरे से क्वेश्चन में भी दे रखा है हमारे पास, पेंगुइन और डॉल्फिन के फिन्स या फ्लिपर्स जो हमें दे रखा है, ठीक है, फिन्स भी इनको बोल सकते हैं हम, डॉल्फिन फिन्स या फिर फ्लिपर्स। ये क्या है भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये एनालॉगस और कन्वर्जेंट एक ही बात है। देखो मैं यहाँ बना देती हूँ, ये ओरिजिन इनका क्या है, ये ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3, ओरिजिन 4, ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम है। ये जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, ये वाली डायग्राम, ये इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। आप इसको अपने माइंड में सेट कर लो, बिल्कुल जैसे मैंने पीछे बनाया था। यहाँ पे क्या है, फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन देख पा रहे हो आप डिफरेंट है। इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ भैया आपको ये दोनों, ये 4 टर्म मैंने आपको समझाई है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताई है, एग्जाम्पल भी याद रखोगे इनके, ठीक है। और ये टर्म भी आपको याद होनी चाहिए कि भाई क्या एनालोगस है, क्या होमोलोगस है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होता है, ठीक है, याद रखना है। अब भाई मैंने बोला था कि भाई इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ। एक्स्ट्रा तो एनसीईआरटी से ही है भाई, चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दूंगी। वो एक होता है भाई, हमारे पास आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या होता है इसका मतलब, देखो, विदाउट एनी फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं होता भाई इन ऑर्गन्स का, लेकिन बट रिसीव्ड फ्रॉम, लेकिन ये कहाँ किससे रिसीव हुए हैं, हमारे एंसिस्टर से। आज के टाइम में बात करी जाए तो इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कोई इनका फंक्शन नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, स्टिल ये रिसीव हुए हैं कहाँ से, एंसिस्टर से, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे विजडम टीथ जिन्हें बोलते हैं, जो भाई अक्कल जाड़ा आपने सुना होगा, मतलब हर इंसान को मतलब अलग अलग एज में विस्टम मतलब ये जो अक्ल जाड़ है वो निकलती है, और बहुत पेनफुल होता है ये, ठीक है, आपको पता भी होगा, जिसको आप थर्ड मोलर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो हो गया एक, और मैं बोल सकती हूँ क्या, टेल बोन, बहुत ही मतलब आपको पता होगा टेल बोन जो होती है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कोडल वर्टिब्री, ठीक है। कोई काम नहीं है भाई इसका टेल बोन का, लेकिन स्टिल ये जो है एंसिस्टर वगैरह से मतलब क्या है, एंसिस्टर से रिसीव्ड है, ठीक है, एंसिस्टर। ये दोनों एग्जांपल आप याद रखोगे भाई, विजडम टीथ और टेल बोन, जिसको हम कोडल वर्टिब्रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और भैया आपने देखा होगा कि मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनको पूंछ के साथ वो पैदा हो जाते हैं, मतलब ये जो टेल बोन होती है, ठीक है, इसके साथ मतलब ये जो है पैदा होते हैं, और लोगों को लगता है कि ये भ्रम फैल जाता है कि भाई हनुमान जी पैदा हो गए, या काइंड ऑफ ऐसी चीजें चलती हैं। तो लेकिन वो ऐसा नहीं होता भाई, उनको एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ बिना फंक्शन के एंसिस्टर से रिसीव हो गया, मतलब किसी भी मॉडिफिकेशन की वजह से, या फिर जेनेटिक मतलब किसी भी इशू के कारण, या कहीं पे कोई जीन्स में बदलाव के कारण ऐसा हो जाता है। तो वो कोई हनुमान जी वगैरह नहीं होते। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे मैं बताऊंगी, मैंने आपको वेस्टिजियल ऑर्गन बता दिया है। नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होती है एक एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ प्रीमिटिव कैरेक्टर्स। प्रीमिटिव का मतलब होता है भाई जो पुराने कैरेक्टर्स होते हैं, जो पहले हमारे एंसिस्टर्स वगैरह में थे, अपीयरेंस ऑफ प्रीमिटिव कैरेक्टर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस है भाई। यहाँ पे कभी आप वेस्टिजियल ऑर्गन और एटाविज्म को एक साथ जो है कंसीडर करने की भूल करो, ऐसा नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन में मैंने एक बात स्पष्ट लिख रखी है, विदाउट एनी फंक्शन, बिना किसी फंक्शन के, लेकिन एंसिस्टर से रिसीव हुए हैं, हो जाता है। एटाविज्म का मतलब है अपीयरेंस प्रीमिटिव कैरेक्टर्स की, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पिन्ना मूवमेंट। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो अपने कान जो होते हैं उसको मूव कर सकते हैं, मतलब सभी नहीं करते, मतलब कुछ जो होते हैं एक्सेप्शन, तो वो पिन्ना मूवमेंट कर सकते हैं, अपने कानों को हिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई ये आज का हमारा मतलब ये जो है कैरेक्टर हमारी मॉडिफिकेशंस में नहीं आया है, लेकिन ये प्रिमिटिव है, पहले ऐसा होता था, ठीक है। जो बंदर वगैरह होती हैं वो आज भी अपना पिन्ना जो है मूव कर सकते हैं। तो ये किसका एक जो है एग्जाम्पल है, याद रखो, पिन्ना मूवमेंट एटाविज्म का, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, उनकी जो ऑरिकुलर मसल्स होती है, जो पिना मतलब हमारे कान में जो मसल्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, फंक्शनल हो जाती है। उनमें ऑरिकुलर मसल्स क्या होती है, फंक्शन, जिसकी वजह से वो अपने पिना को जो है मूव कर सकते हैं अच्छे खासे।
एक भाई मैं यहाँ पे आपको अडेप्टेटिव रेडिएशन भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 में है अडेप्टेटिव रेडिएशन। ठीक है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है वो भी। और जो मैंने अब ये पीछे आपको ये सारी चीज़ें बताई है ना, जितना भी अब तक मैंने आपको डाटा बताया, पूरा ये डेफिनेशंस वगैरह समझाया है, इसी के ऊपर है ये अडेप्टेटिव भी। देखो भाई इसमें है ना, मैं बता रही हूँ कि चैप्टर में जो ये जितनी भी टर्म्स वगैरह है ये ईजी हैं, एकदम से पढ़ोगे ऐसा लगेगा भाई समझ आ जाता है, ऐसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। ठीक है, वो उसके एग्जाम्पल उसमें याद हो जाएंगे, उसके वहां पे लिखे जाएंगे क्या होमोलॉजी, मतलब एज सच इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है इस चैप्टर में, तो उस कंफ्यूजन से बचना है। अपने न्यूमोनिक वगैरह बना के एक्रोनियम्स या फिर ट्रिक की मदद से आप उनको याद रख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूंगी भाई किसकी, अडेप्टेटिव रेडिएशन की। ठीक है, अडेप्टेटिव रेडिएशन, इसमें क्या होता है भाई, एक ये मेथड होता है स्पेसियाइजेशन का, एक स्पेशियन का एक जो है क्या है, मेथड होता है। इसमें क्या होता है देखो, एंसेस्टर तो कॉमन होगा, ठीक है, पूर्वज तो इसमें क्या होता है भाई कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन न्यू स्पीसीज मतलब स्पीसीज क्या होती है, अलग अलग हो जाती है, जैसे स्पीसीज 1 हो गई, न्यू स्पीसीज 3, न्यू स्पीसीज 3, काइंड ऑफ ऐसे होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखोगे, थोड़ा सा मैं उसको समझाऊंगी भी क्योंकि उसमें समझाने वाली बात है। जैसे एक भाई मेरे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और एक है भाई प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं भाई, इनमें सिमिलरिटीज होती हैं बट एट डिफरेंट रीजन, मतलब दोनों में सिमिलरिटीज तो हैं, ये जो दोनों स्पीसीज हैं इनमें सिमिलरिटी है, लेकिन ये दोनों अपने बहुत अलग अलग रीजन में रहते हैं, उसके डेस्पाइट उसके बावजूद इनमें सिमिलरिटीज ऑब्जर्व की गई है, सिमिलरिटीज बट एट डिफरेंट रीजन। और इसको हम क्या, इस चीज को हम क्या टर्म देते हैं, यूथेरियंस, यूथेरियंस हम इसको बोलते हैं। और ये एग्जांपल किसका भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। मैंने आपको बताया था कि वो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी अप्लाई होंगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ये एग्जांपल, इसमें क्या होता है भाई, देखो डिफरेंट अडेप्टेटिव रेडिएशन जो होती हैं, डिफरेंट मतलब अडेप्टेटिव रेडिएशन का मतलब है कि भाई अपने अलग अलग इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, उनकी अलग अलग अडेप्टेशंस होती हैं, अलग अलग रहन सहन होता है, मतलब बहुत पर्टिकुलर बहुत डिफरेंस होता है भाई उनकी उसमें अडेप्टेशंस में। ठीक है, डिफरेंट अडेप्टेटिव रेडिएशन प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट क्या हो भाई, सेम होता है दोनों का। ठीक है, दोनों की जो फंक्शंस वगैरह हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम दिखेंगे। ये जैसे यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स जो है आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी रीजन में मिलता है, जबकि मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो देखो बिल्कुल रीजन अलग है, स्टिल क्या है, दोनों कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो भाई मैंने आपको ये अडेप्टेटिव रेडिएशन भी बता दिया है अब। ठीक है, तो ये सारा भाई मैंने आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें समझा दी है। अब मैं थोड़ा सा भाई अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा भी हम पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन से बाहर जो चीज़ें थी कई सारी वो हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास, मैं उसके अनुसार थोड़ा सा डाटा देती हूँ। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, अडेप्टेटिव रेडिएशन। ठीक है, वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है भाई, क्योंकि जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन और डॉल्फिन्स के, वो किसके एग्जांपल है, एनालोगस ऑर्गन के, जो मैंने आपको बताया था। एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट होता है। ये चीज भी मैंने अलग से लिख के बता दी थी। ठीक है भाई, नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से पढ़ लेना। और ये चीज ऐसी कि भाई समझ आ जाएगी, याद नहीं रहेगी, आपको पता होगा ये मतलब ओरिजिन वगैरह, ये लैंग्वेज ईजी होगी इसकी, लेकिन अब याद करना पड़ेगा। अब याद करने का काम तो आपका है। कंसेप्ट अंडरलाइन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, मतलब रिचर्ड ओवन जो थे, एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे भाई ये, जिन्होंने मतलब डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की, उसको कोई डाउट नहीं किया था। जो डार्विन ने थ्योरी दी थी भाई इवोल्यूशन की, उसके ऊपर इन्होंने कोई उंगलियां नहीं उठाई, कोई इन्होंने उसमें कमियां नहीं बताई थी। लेकिन मतलब इन्होंने क्या किया, जस्ट मिड 1800s में
उन्होंने पॉइंट किया क्या डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स, जो बॉडी पार्ट्स में जो एनिमल्स एक दूसरे से डिफर करते हैं, यानी सिमिलर मतलब बिल्ट सिमिलरली, मतलब एक जैसे तरीके से बिल्ट तो हुए हैं लेकिन उनके फंक्शंस अलग होते हैं, काइंड ऑफ, एंड बॉडी पार्ट्स दैट जस्ट हैव सिमिलर पर्पसेस, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स वगैरह या उसमें एनालोगस वगैरह में इन्होंने क्या किया उस दौरान डिफरेंस हमें दिया था। ठीक है, इन्होंने डार्विन की जो थ्योरी थी उसके ऊपर कोई भी जो है उंगलियां नहीं उठाई थी, सिर्फ इन्होंने अपना कुछ ये जो है बॉडी पार्ट्स के अनुसार उनकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है उसके अनुसार इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, मतलब ये क्या दिया था, डिफरेंस दिया था रिचार्ड ओवन ने। ठीक है, और भाई ये डार्विन ने दी थी, जो मैंने आपको इवोल्यूशन में स्टार्टिंग में दो डेफिनेशन बताई थी, एक बताया था डेसेंट विद मॉडिफिकेशन और एक चेंजेस इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये डार्विन ने दी थी ये चीजें। ठीक है, ये डार्विन की थ्योरी के अनुसार ही थी ये सारी चीजें। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो है दो क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं, और दोनों क्वेश्चन में से पूरा पूरा मैंने डाटा आपको समझा दिया है, क्वेश्चन के अंदर से भी जितने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से भी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन अब रहनी चाहिए इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी बता देती हूँ क्या होता है भाई। देखो, इंडस्ट्रियल मेलिज्म का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू इवोल्यूशनरी इफेक्ट, वो इवोल्यूशनरी इफेक्ट जो सेवरल एनिमल स्पीसीज के ऊपर देखा जा सकता है, जो कि कहाँ रहते हैं, एक डार्क मतलब एक हैबिटेट है, मतलब एक ऐसा हैबिटेट में रहते हैं जो डार्केंड बाय इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण वो मतलब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के काफी जो है हद तक उसके अफेक्ट में है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, या फिर डार्क सूट डिपॉजिट जो होते हैं, इन स्पीसीज में जो डार्क पिगमेंटेशन यानी मेलेनिज्म इवॉल्व हो जाता है इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम प्रीडेट, मतलब कि जो इनके शिकारी वगैरह होते हैं, मतलब जो शिकार करते हैं इनका, उनसे बचने के लिए बाय ब्लेंडिंग इन विद देयर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड से ब्लेंड होने के लिए। यानी कि देखो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कैसा होगा भाई, एक डार्क रीजन सा होगा जहाँ पे भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो भी ये गैसेस वगैरह होती हैं, या फिर डार्क सूट डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक होगा। इसकी वजह से जो वहाँ पे स्पीसीज रहती हैं उनमें क्या हो जाता है भाई, इवॉल्व हो जाता है एक डार्क पिगमेंटेशन, यानी मेलेनिज्म। आप जानते हो मेलेनिक हमारा पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हार्मोन। ठीक है, जिसकी वजह से जो है किसी भी इंडिविजुअल का कलर डिसाइड होता है। तो ये क्या हो जाता है, उनमें जो है ये मेलेनिज्म जो होता है यानी डार्क पिगमेंटेशन इवॉल्व हो जाता है, ताकि वो अपने प्रीडेटर से बच सके, जैसा उनका बैकग्राउंड है उसमें ब्लेंड होकर। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा ये। और भाई अब नेचुरल सिलेक्शन एक टर्म और रह गई यहाँ पे, ये दोनों मैंने आपको बता दिए थे, इससे अलग एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ बता दिए, ये रह गए थे, ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से एग्जांपल भी बता दिया है, और भाई ये भी बता दिया है कि क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन का। मतलब होता है कि भाई ये एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो पॉपुलेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो अडेप्ट करती हैं और चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में वो क्या होते हैं भाई, नेचुरली वेरिएबल होते हैं, मतलब ऑब्वियसली भाई प्राकृतिक तौर पर अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग जो है ट्रेड्स होते हैं, सब कुछ अलग होता है। जिसका मतलब क्या है कि दे ऑल आर डिफरेंट इन सम, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से सभी इंडिविजुअल एक दूसरे से वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। ये इस वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल के पास बेटर ट्रेड्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में अच्छा खासा अपना योगदान दे सके, काइंड ऑफ इसकी बात करी गई। इसका मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन की कुछ लोगों के पास, मतलब देखो सारे इंडिविजुअल डिफर है, अलग करते हैं, अडेप्टेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं इन्वायरमेंट में, मतलब उसके इन्वायरमेंट के अनुसार खुद में, लेकिन कुछ मतलब कुछ लोगों में ऐसी वेरिएशन होती है, मतलब जो बेटर सूटेड होती है टू द इन्वायरमेंट औरों के मुकाबले, उसको बोला जाता है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ भैया आपको समझ आया होगा कि नेचुरल सिलेक्शन वगैरह ये सारी टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दे रखा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रोट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इनमें से पूछा गया कि कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है कि मतलब उन ऑर्गेनिजम्स का जो कि इवोल्व हो चुके हैं इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण। ठीक है, ब्रोड अबाउट बाय जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण आए हैं।
अब भाई आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूंगी, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब आपको समझाऊंगी। ये क्या होता है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का मतलब होता है, ये रेफर करते हैं उन एक्टिविटीज के लिए जो कि कोज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट आर कोज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि एक्सेसिव यूज किसका, हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, आप जानते हो इन चीजों से, आप भली भांति परिचित हो। इनकी वजह से क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ और सिलेक्शन ऑफ ओनली रेजिस्टेंट, और उन वैरायटीज का सिलेक्शन हुआ जो इनके अगेंस्ट भाई खड़े होने की ताकत, मतलब कि रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी जिसके पास इनके अगेंस्ट थी, तो सिर्फ वही वैरायटीज पेस्ट की सरवाइव कर पाई, उनका ही सिलेक्शन हो पाया। तो अब हमें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का आपको पता चल गया, तो अब करेक्ट ऑप्शन बताना इनमें से कौन सा होगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है डार्विन्स फिंचेस, बिल्कुल गलत है भाई, ये होगा। एंथ्रोपोजेनिक में क्या आता है, हर्बिसाइड आते हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, एक मिनट, हर्बिसाइड्स आ गए। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी इसमें से एक है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स, और मैन ऑब्वियसली भाई जो ह्यूमन बींग्स द्वारा हुआ उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैन क्रिएटेड ब्रीड्स आ गई, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कि डॉग्स वगैरह होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी सी डी तीनों हमारे पास करेक्ट है। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस, मतलब गैलापागोस आइसलैंड्स को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन हमारे पास इसके करेक्ट है। देखो, herbicide resistant weeds, drug resistant eukaryotes एंड मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कि डॉग्स एग्जाम्पल होते हैं किसके, इवोल्यूशन के बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। डार्विन फिंचेस की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, उसमें क्या होता है भाई, वो किसका एग्जाम्पल, ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आगे किसी क्वेश्चन में, तो यहीं पे याद रखते चलना, ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। अडेप्टिव रेडिएशन का भी हो सकता है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, नेचुरल सिलेक्शन समझा चुकी हूँ, अडेप्टिव रेडिएशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, बाकी ये तीनों एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के एग्जाम्पल होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इन्वेड्स अ न्यू एरिया, एक पॉपुलेशन है स्पीसीज की, इन्वेड्स मतलब इन्वेड का मतलब वो किसी दूसरे एरिया में चले गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लेड टू अडेप्टिव रेडिएशन, इनमें से कौन से की मतलब कौन सा, जो चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन होगी। ठीक है, किस कंडीशन के कारण अडेप्टिव रेडिएशन वहां पे होगी वो बताना है। ठीक है, एरिया विद मैनी हैबिटेट्स ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर, अडेप्टिव रेडिएशन की बात की गई है भाई, और मैं ये समझा चुकी हूँ आपको, तो इसको अपने दिमाग में रखकर क्वेश्चन सोल्व करना। एरिया विद मैनी हैबिटेट्स ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, गलत है। हैबिटेट्स हैविंग वेरी लो, बिल्कुल नहीं। एरिया विद सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, सिंगल टाइप नहीं होती, गलत है। एरिया विद मैनी टाइप्स हो, बिल्कुल ठीक है भाई, मैनी टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स होती हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझो, अडेप्टिव रेडिएशन कब होती है, जब एक सिंगल या फिर स्मॉल ग्रुप किसका, एंसिस्ट्रल स्पीसीज का, यानी कि जो एंसिस्ट्रल का मतलब क्या होता है, जो भाई पहले की स्पीसीज, मतलब अपनी ये पूर्वज काइंड ऑफ स्पीसीज, वो क्या करें, रैपिडली डाइवर्सिफाइंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ डिसेंडेंट स्पीसीज, मतलब कि उनकी डाइवर्सिटी, उनका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार में वो अपना क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, लार्ज नंबर ऑफ डिसेंडेंट स्पीसीज में वो क्या हो जाए, रैपिडली डाइवर्सिफाई हो जाए। देयरफॉर जब एक पॉपुलेशन स्पीसीज की इन्वेड करती है एक नए एरिया में बहुत सारे इन्वायरमेंट, मतलब विद मैनी टाइप, मतलब बहुत सारे वैकेंट हैबिटेट्स के साथ, तो वो फेस करती हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर, और इवेंचुअली वो क्या कर लेती हैं भाई, अडेप्ट कर लेती हैं, जो भी वहां पे मतलब अडेप्टिव रेडिएशन एग्जिबिट हो रही हैं उसमें वो खुद को क्या कर लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये अडेप्टिव रेडिएशन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट है भाई, इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व्ड टू द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटा मैमल्स मैनी सिमिलर कैरेक्टर्स टाइप ऑफ रिलेशन। भाई यही एग्जांपल देख के मैंने आपको समझाया था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का और प्लेसेंटल मैमल्स का। आप याद करो, अडेप्टिव रेडिएशन में मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था। कौन से का था भाई, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का हमारे पास ये एक एग्जांपल होता है। देखो,
ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो इवोल्व हुए हैं टू शेयर बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन में वी रेफर टू एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये जो चारों ये तीनों चीजें हैं ये मेरे को बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मैं लिख के बता चुकी हूँ, अडेप्टिव रेडिएशन बता चुकी हूँ, डाइवर्जेंट जो हमारे पास इवोल्यूशन थी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई साइक्लिक इवोल्यूशन क्या होती है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है साइक्लिकल इवोल्यूशन, पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये होता क्या है। देखो साइक्लिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है, देखो भाई ये एक थ्योरी है साइक्लिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया है कि जितनी भी सिविलाइजेशन होती है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जैसी होती है, मतलब जिसमें क्या होता है एक सिमिलर लाइफ साइकिल, बर्थ पहले पैदा होते हैं, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर ओल्ड एज आती है और फिर एट द एंड क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आफ्टर मेकिंग अ स्टडी ऑफ 8 मेजर सिविलाइजेशंस की स्टडी करने के बाद, जो कि इंक्लूड करता है क्या वेस्ट, उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी है वो क्या है, इसकी लास्ट स्टेज है, दैट इज ओल्ड स्टेज, ओल्ड एज मतलब कि। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए कि भाई साइक्लिक इवोल्यूशन क्या होता है, भाई पैदा होना, मैच्योर होना, ठीक है, उसके बाद फिर वो बूढ़ा होना, फिर मर जाना, काइंड ऑफ ये पूरी साइकिल जो है चलती रहती है। नेक्स्ट है भाई 6th क्वेश्चन, इन अ स्पीसीज जो वेट है न्यूबॉर्न रेंजेस का फ्रॉम टू कितना है, 2 से 5 kg है। 97% जो 97% ऑफ न्यूबॉर्न जो है विद एन एवरेज वेट, उनका एवरेज वेट कितना है, बिटवीन 3 से 3.3 kg तक, जो कि सर्वाइव। वेरस 99% ऑफ इन्फेंट्स बोर्न विद वेट कितना, 2 to 2.5 kg या फिर 4 to 5 kg डाई, वो क्या हो गया, मर गए हैं। 99% इन्फेंट्स जो कि 2 से 2.5 या 4.5 से 5 kg वेट के साथ पैदा हुए वो मर गए। 97% न्यू बोर्न जो कि एवरेज वेट 3 से 3.3 kg के बीच में पैदा हुए उन्होंने सर्वाइव किया। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, कौन से टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे हो रहा है वो बताना है। ठीक है भाई, देखो डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिस्ट्रप्टिव, साइक्लिकल। साइक्लिकल तो नहीं है, साइक्लिकल तो मैंने बताया था पूरी एक साइकिल होती है, ऐसे पैदा होना, मैच्योर होना, मरना, वो तो केस इसमें रहा ही नहीं। डिसरप्टिव भी नहीं है भाई, डिसरप्टिव अलग केस होता है। ठीक है, डायरेक्शनल तो नहीं है कि भाई क्या डायरेक्शनल, इसमें कुछ नहीं है। स्टेबलाइजिंग हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। देखो स्टेबलाइजिंग का मतलब समझो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब होता है ये एक टाइप की नेचुरल सिलेक्शन होती है भाई। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है ये किसका टाइप है, नेचुरल सिलेक्शन का ही टाइप है, जिसमें कि जो पॉपुलेशन है मीन स्टेबलाइजेज ऑन अ पर्टिकुलर नॉन एक्सट्रीम ट्रेट वैल्यू। पॉपुलेशन जो है एक मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक नॉन एक्सट्रीम, जो कि इतने एक्सट्रीम ट्रेट वैल्यू नहीं होती, उसके ऊपर स्टेबलाइज करती हैं। दिस इज थॉट टू बी मोस्ट कॉमन, मतलब इसको मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म माना जाता है किसका, एक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन के केस में, क्योंकि इसमें जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ द जो ट्रेट्स होते हैं वो कभी भी अपीयर टू चेंज ड्रास्टिकली ओवर टाइम, डू नॉट अपीयर टू चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होते, मतलब एकदम से ऐसा ड्रास्टिक चेंज उसमें नहीं आता ओवर द टाइम। तो जो रिजल्ट होता है स्टेबलाइजिंग का इज द ओवर रिप्रेजेंटेशन इन अ स्पेसिफिक ट्रेट। रिजल्ट क्या होगा भाई स्टेबलाइजिंग का, मतलब ओवर रिप्रेजेंटेशन होना किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रेट में, उसका ओवर रिप्रेजेंटेशन होना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन का बर्थ वेट जो होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्स, जितना मतलब एक बर्ड जो है कितने नंबर ऑफ एग्स ले करता है, डेंसिटी होती है कैक्टस की स्पाइंस की, उसके बारे में बात की गई है। जो गिवन डाटा है वो क्या शो कर रहा है, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है एज मोस्ट ऑफ न्यूबॉर्न, उनका हैविंग एवरेज वेट कितना होता है भाई, बिटवीन 3 to 3.3 kg। ठीक है, वो सर्वाइव कर रही हैं। और बेबीज लेस एंड मोर वेट हैव लो, और उन बेबीज का जिसका या तो इससे कम या इससे ज्यादा वेट है वो क्या है, उनका सर्वाइवल रेट काफी कम होता है। ठीक है, ये होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, कि आप अगर उस मतलब एक पर्टिकुलर जो मतलब नॉन एक्सट्रीम ट्रेट जो है उसी पर आप जो अगर वो है आपके पास, तो आपकी जो है सर्वाइवल के चांसेस भी हैं और वो आपके फेवर में भी। अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो भाई वो जो सर्वाइवल के जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी राइस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इनके अनुसार जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो क्या था।
मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन नहीं भाई, सोल्टेशन था ये। आप मतलब ये ऐसी चीज आपको याद रखना है, सोल्टेशन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। माइनर म्यूटेशन, फिनोटाइपिक वेरिएशन गलत है। देखो म्यूटेशन थ्योरी के अनुसार मैं बात कर रही हूँ, जो कि किसने दी थी, ह्यूगो डी वराइस ने दी थी। उनके अनुसार मतलब उन्होंने क्या स्टेट किया था कि भाई जो इवोल्यूशन है वो एक डिसकंटिन्यूस फिनोमेना है, या फिर बोल सकते हैं सोल्ट्रेरी फिनोमेना या सोल्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, सोल्टेशन का मतलब होता है कि भाई डिसकंटिन्यूस फिनोमेना। अब इवोल्यूशन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल होता, इनके अनुसार वो कंटिन्यू नहीं है कि इवोल्यूशन ऐसे लगातार नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूड है वो। ठीक है, ये उन्होंने ऐसी थ्योरी दी थी, तो उसको नाम दिया था सोल्टेशन। अब मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन क्या होता है भाई, म्यूटेशन का मतलब होता है कोई भी जो जैसे जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है, उसमें कोई भी म्यूटेशन आना कि भाई उसका कोई भी जो बेस हमारे होते हैं, जो डीएनए पे बेस से बने होते हैं, ठीक है, वो जो प्यूराइंस और प्यूराडाइन से डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं, वो अपनी जगह बदल लेना, उसको बोलते हैं। और मल्टीपल स्टेप, ज्यादा स्टेप में हो जाए तो उसको मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन बोलते हैं। माइनर म्यूटेशन भाई छोटी मोटी म्यूटेशन हो जाए जीन में। फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या होती है भाई, फिनोटाइप होता है जो फिजिकली देखकर आप बता सकते हो, ठीक है, जो अपीयरेंस के तौर पे आप बता सको कि भाई ये वेरिएशन है ये नहीं है, उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना। भी क्या बोला, हमें दे रखे हैं 4 यहाँ पे एग्जाम्पल, सेट्स ऑफ एग्जाम्पल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आप जानते हो क्या होता है, तो यहाँ पे उसका इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। ठीक है, 4 लिम्स, अब मैंने एग्जाम्पल दिए थे डाइवर्जेंट के, 4 लिम्स मैन बैट चीता, नहीं भाई ये नहीं है डाइवर्जेंट का। हीट हार्ट ऑफ बैट मैन चीता, एक ही काम है। आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, ये भाई अलग है, ये डाइवर्जेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन 8 का सी आएगा। ब्रेन बैट का, मैन का, चीता का एक जैसा है। तो देखो भाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि स्पीसीज कैन हैव कॉमन, मतलब उनका ऑटोनॉमिक मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो एक जैसा होगा। जैसे कि भाई आई होती है ऑक्टोपस की, बैट की और मैन की। एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन के, ठीक है, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, एनालोगस, होमोलोगस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। और ये सारी टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, मुझे नहीं लगता कि बार बार एक चीज रिपीट करने की जरूरत होती है। अगर आप, मैंने बोला था कि अब एक बार उसको समझने में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, याद रखना पड़ेगा वो आपको बार बार कि भाई कन्वर्जेंट में क्या था, डाइवर्जेंट में क्या था, क्या उसके एग्जाम्पल मैंने दिए थे। अगर नहीं अभी भी आपके माइंड में, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके देख सकते हो, मैंने वो अच्छे से लिख के बताया था, उसको याद करके आओ। ठीक है, आगे बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 लिम्स। क्या भाई किसकी सिमिलरिटी बोन स्ट्रक्चर की 4 लिम्स में, बहुत सारे वर्टिब्रे में, इज एन एग्जांपल हो। किसका एग्जांपल है भाई, कौन से का एग्जांपल होगा, तो वो होगा होमोलॉगी का, होमोलॉगस। ठीक है, किसका एग्जांपल है भाई, ये होमोलॉगी का एग्जांपल है। क्या होता है होमोलॉगी, ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट, उसको बोलते हैं होमोलॉगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए। बर्ड और बैट विंग्स जो होते हैं भाई कैसे होते हैं, एनालोगस होते हैं, और जो 4 लिम्ब है वो कैसा है, होमोलोगस है। तो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में जो बोन होगी 4 लिम्स की वो सिमिलर होती है, लेकिन उनके जो 4 लिम्स होते हैं जो अडेप्ट होते हैं डिफरेंट वेज में, एज पर देयर, उनके अडेप्टेशन के अनुसार। ठीक है, शो होमोलॉगी, वो होमोलॉगी शो करता है। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है भाई वो जो ऑर्डर है हॉर्स का। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है पेरिसोडक्टाइला। अब कैसे, अब ये तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या समझाऊंगी, ये कैबेलस है, ये फेरस वगैरह, ये अलग अलग उनके नाम है, उनका ऑर्डर है। मैं आपको ये लिख के बता दूं, पर हॉर्स के बारे में अच्छा खासा आपको लिख के बता देती हूँ सारा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो ऑर्डर की बात करें तो ये होता है हॉर्स का, ये जो हमें ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है क्या, पेरिसोडक्टाइला। ठीक है, डक्टाइला। फैमिली की अगर मैं बात करूं, फैमिली कौन सी होती है भाई, यूकिडे। ठीक है, ये जो हमारे पास ये दे रखी है ना, ये इसकी फैमिली होती है। जीनस की अगर मैं बात करूं वो होता है इक्विस। जीनस हॉर्स का क्या होता है भाई, इक्वस। अभी आप इसको लिख लो, कहीं याद कर लो जैसे मर्जी। स्पीसीज की बात करो, जो फेरस दे रखा है वो होती है इसकी स्पीसीज, हॉर्स की स्पीसीज को बोलते हैं फेरस। और सब स्पीशीज इसकी होती है कैबेलस। सब स्पीशीज क्या होती है भाई इसकी, कैबेलस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सब स्पीशीज हो गई कैबेलस, और ये ऑर्डर पेरिसोडक्टाइला हो गया, और ये फेरस स्पीसीज हो गई, और इक्विडे क्या हो गई, फैमिली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन होमोलोगस टू द बर्ड टू द विंग ऑफ अ बर्ड। होमोलोगस बताना कौन सा फॉलोइंग स्ट्रक्चर, होमोलोगस इनमें से कौन सा है बर्ड के विंग के साथ, वो बताना है। ठीक है, अब होमोलोगस आपको पता होगा भाई क्या होता है, ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट, बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो डोर्सल ऑफ फिन ऑफ शार्क नहीं भाई, एनालोगस, विंग ऑफ मोथ, हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट, फ्लिपर ऑफ वेल,
बिल्कुल ठीक है भाई। जो विंग होते हैं बर्ड के और जो वेल के फ्लिपर होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, उनका ओरिजिन तो सेम होता है, दोनों का सेम ओरिजिन हुआ है वेल और बर्ड के विंग्स का और फ्लिपर का, लेकिन फंक्शन दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल आर मॉडिफाइड, ये क्या होते हैं भाई, मॉडिफाइड फोर लिम्स माने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होती है वो कैसा प्रोसेस होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, इंडिपेंडेंटली इवोल्व हुए होते हैं। ठीक है, जिनके ट्रेट सिमिलर होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू अडेप्ट टू जो सिमिलर इन्वायरमेंट साइकोलॉजिकल नाइक साउंड में उनकी अडेप्टेशन होती है, जैसे सिमिलर ट्रेट्स होते हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो है बेसिकली सिमिलर हो एक दूसरे के कंस्ट्रक्शन में, बट आर मॉडिफाइड, लेकिन वो मॉडिफाइड हुए हों क्या परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस को, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीरियली होमोलोगस बोलते हैं। एग्जांपल इसका क्या है, बैट के जो बैट होते हैं उसके विंग और व्हील्स के फ्लिपर, जो कि हमारे पास अभी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है किसके, ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, पढ़ लेते हैं। अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन, जो पहले ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे अपीयर हुए थे वो कैसे थे, नॉन ग्रीन थे, और प्रीजम्बली कैसे थे, एनारोब्स थे। एनारोब्स क्या का मतलब क्या होता है भाई, ये एरोबिक एनारोबिक, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती जिसके पास। ठीक है, फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स वर द कीमो ऑटोट्रोफ, जो पहले ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, कीमो ऑटोट्रोफ, यानी कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना काम करते हैं, जो कि कभी भी दैट नेवर रिलीज, जिसने कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया। ये दो हमारे को रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टेटमेंट दे रखी है। ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द, तो हमें ये बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। ठीक है, बेसिकली असर्शन रीजन काइंड ऑफ आप इसको समझ सकते हो। तो भाई यहाँ पे हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि प्रीमिटिव एटमोस्फेयर की अगर बात, प्रीमिटिव एटमोस्फेयर का मतलब होता है भाई जो पहले का एटमोस्फेयर था, बिल्कुल। ठीक है, प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा था, वो रिड्यूसिंग, उसको रिड्यूसिंग और कैसा माना गया है, क्लोरोफिल अपीयर्ड, मतलब रिड्यूसिंग था वो, वहां पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं था इसलिए इसको रिड्यूसिंग बोला गया है। वहां पे क्लोरोफिल की अपीयरेंस जो है काफी बाद में हुई है। कीमोऑटोट्रोफ जो है पहले ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म थे जो मतलब क्या कर, मतलब जो फोटोलाइसिस जो है वाटर का वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे और उन्होंने कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों। एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ, एनालोगस आप जानते हो कैसा होता है भाई, होमोलोगस था, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, तो उसका अपोजिट एनालोगस होगा, यानी कि ओरिजिन तो डिफरेंट हुआ है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, एनालोगस और जो कन्वर्जेंट है वो एक ही बात होती है दोनों की, तो भाई क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, कन्वर्जेंट। मैंने बताया था जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने भाई वो ऐसे ही आपको सारी चीजें नहीं लिखवाई थी, मेरे को पता था आगे क्वेश्चन आएंगे और इसको याद रख लेना। अभी आपको ये पता होता है कि एनालोगस और कन्वर्जेंट एक ही बात है, याद होता है बेसिकली। मैं समझने की बात नहीं कर रही यहाँ पे, समझने में कुछ भी नहीं है इन दो चार टर्म में, ये कंफ्यूजिंग टर्म है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है इनके एग्जांपल्स में, ये भूल जाते हैं भाई एनालोगस के साथ कन्वर्जेंट था, डाइवर्जेंट था, क्या था। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। और फोरलिम्स जो होते हैं किसी भी कैट के, लिजार्ड के, जिनको हम मतलब जो कि यूज कहाँ मतलब किस दौरान होते हैं, वॉकिंग के दौरान। फोरलिम्स जो होते हैं वेल के वो यूज किए जाते हैं, वो कब यूज करते हैं, उनको स्विमिंग के दौरान। और जो फोरलिम्स होते हैं किसके, बैट्स के, वो अपने फ्लाइंग के लिए यूज करते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है भाई, तीनों के अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन भले ही सेम हो सकता है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग है, तो क्या आएगा भाई, होमोलोगस ऑर्गन। मैंने अभी बोल के बता दिया था कि ओरिजिन सेम, फंक्शन तीनों के डिफरेंट है, यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं, फंक्शन तीनों के डिफरेंट दे रखे हैं, मतलब क्या होगा, ओरिजिन सेम होगा। तो ओरिजिन सेम किस में होता है, होमोलोगस में। कन्वर्जेंट तो भाई एनालोगस के एनालोगस होती है। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन नहीं आएगी, एनालोगस ऑर्गन से नहीं होगा, होमोलोगस आएगा। ठीक है, ये देखो ये तो एक जैसी बात हो गई दोनों की, ये अडेप्टिव रेडिएशन गलत है, होमोलोगस ऑर्गन। तो देखो याद करने वाली बात है अब तो, ये आपको आपके ऊपर बात है, आप कितना याद रख पाओगे इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालोगस, कौन सा इनमें से एनालोगस स्ट्रक्चर है, एग्जांपल बी देकर बताया था मैंने। ठीक है, ये होमोलोगस का भाई विंग्स, ये इसके अभी हम करके आए हैं। गिल्स ऑफ प्रोन एंड लंग्स ऑफ मैन, ये बिल्कुल ठीक है भाई। प्रोन्स की जो गिल्स होती हैं और मैन की लंग होती हैं, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। ठीक है, भले ही दोनों का ओरिजिन क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, फंक्शन तो सेम है ना। लंग्स और गिल्स जो हैं दोनों ही अपना सेम फंक्शन करते हैं प्रोन और मैन में।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे थ्रोन्स ऑफ बुकनर टेंडर, ये गलत है भाई। ये किसका है, उसका फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ फोर्स, ये भी नहीं है इसका एनालोगस का। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट है। एग्जांपल याद रखोगे भाई, जो आई है ऑक्टोपस की और आई है कैट की, वो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं, यार दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जांपल हो भाई। आप समझ जाओ, फंक्शन सेम है और पैटर्न अलग है, तो किसका एग्जांपल होगा, बी, एनालोगस ऑर्गन जो इवोल्व हुए ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, याद रखने वाली बात है भाई। अब इसी के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ इवोल्व हुए, मतलब उन्होंने क्या इवोल्व किया, सिमिलर फिनोटाइपिक अडेप्टेशन, यानी कि एक जैसे फिजिकल अपीयरेंस, किसके रिस्पॉन्स में, कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, उसका नाम क्या होता है भाई। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट होता है। देखो जो विंग्स होते हैं वो एक क्लासिक एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, तो याद रखोगे ये चीज आप। फ्लाइंग इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स होंगे या बैट्स, जो भी वो सेम मतलब किससे इवोल्व हुए हैं, मतलब सेम इवोल्व द कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब उनके पास एक इंडिपेंडेंटली फ्लाइट मतलब उड़ने की क्या है, कैपेसिटी होती है। जितने भी चारों हैं ये ऑल फोर सर्व द सेम फंक्शन, मतलब सेम फंक्शन ये सर्व करते हैं। एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में भी कैसे होते हैं भाई, सिमिलर होते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली बात करी जाए तो क्या होंगे, ये डिफरेंट दिखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज, किस में वेरिएशन भाई, जीन फ्रीक्वेंसीज में वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर कैन अकर बाय चांस, वो बाय चांस हो सकती है। ठीक है, क्या बोला भाई, वेरिएशन यानी भिन्नताएं जीन फ्रीक्वेंसी में किसी भी पॉपुलेशन के अंतरकाल में वो बाय चांस हो सकती है, रेदर देन बाय नेचुरल, मतलब जरूरी नहीं नेचुरल सिलेक्शन से ये ऐसा कुछ हो, बाय चांस भी ऐसा हो सकता है। दिस इज रेफर टू एज, मतलब कि किससे रेफर करेंगे हम इसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट करेक्ट ऑप्शन होगा भाई। जेनेटिक फ्लो नहीं होता, लोड नहीं होता, रैंडम मीटिंग कोई इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब बता देती हूँ क्या होता है। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है भाई, ये एक वेरिएशन होती है जीन की फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर कैन अकर बाय चांस रेदर बाय नेचुरल सिलेक्शन। समटाइम्स जो चेंज होता है अलील की फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, जो अलील होता है क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील होते हैं, ठीक है, अलील्स जो होते हैं या क्रोमोसोम के ऊपर दो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होने के कारण सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल, मतलब वो इतना अलग हो सकता है कि जो दूसरा सैंपल है पॉपुलेशन का उसमें बिल्कुल ही अलग हो, दैट की मतलब वो इतना अलग हो जाए कि वो एक डिफरेंट स्पीसीज में इवोल्व हो जाए, कि वो क्या बन जाए भाई, एक डिफरेंट स्पीसीज में इवोल्व हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो ये मतलब कुछ इस तरीके का हो सकता है। और जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है भाई, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो क्या हो जाएगी, फाउंडर बन जाती है उसकी, और जो इफेक्ट होता है उसको हम बोल देते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, याद रखोगे। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 19th क्वेश्चन की, डार्विन के अनुसार जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो किसकी वजह से, इज ड्यू टू। तो भाई डार्विन के अनुसार क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन लिखा भी हो, इंटर नहीं होता, इंटर होता है भाई दो अलग अलग में। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने सुना होगा इंटर कॉलेज या फिर इंट्रा कॉलेज, दो चीजें होती है। इंटर कॉलेज का मतलब होता है कि भाई किन्हीं दो अलग अलग कॉलेज के बीच में कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है। इंट्रा कॉलेज का मतलब, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है कि भाई मतलब कि जो है कॉलेज के अंदर ही कोई दो टीम्स वगैरह हैं, जैसे भी दो ग्रुप हैं उनके बीच में कंपटीशन विद इन क्लोजली, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होना। ठीक है, बिल्कुल ये भी नहीं है इसका, ये मतलब समझा रही हूँ मैं आपको, सिर्फ ये जो हमारे पास ऑप्शन दे रहे हैं इसका मतलब बता रही हूँ। रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी गलत है भाई, फीडिंग ये आएगा हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। देखो डार्विन के अनुसार जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से इवोल्व हुआ है। इंडिविजुअल जो होते हैं सेम स्पीसीज के हैव वेरिएशन, उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसमें वेरिएशन होती है। मैंने क्या बोला, जो इंडिविजुअल होते हैं सेम स्पीसीज के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। वो जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो अनेबल करती हैं कुछ को सर्वाइव करने, मतलब बेटर, कुछ के बेटर सर्वाइवल में जो मदद करती हैं नेचुरल कंडीशंस में। नेचुरल कंडीशन कौन सी हो सकती है भाई, क्लाइमेट हो गया, फूड के कंटेक्स्ट में, फिजिकल फैक्टर जैसे भी, वो क्या करेंगी, आउटब्रीड कर देंगी दूसरों को, एंड आर लेस एंडाउड टू सर्वाइव अंडर सच। वो दूसरों को आउटब्रीड करेंगी तो वो दूसरी वाली जो होंगी, जो एंटी होंगी उसके, वो जो है नेचुरल कंडीशन में उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। देर मतलब वहां पे देर फॉर क्या होगा, जो सर्वाइव होगा मोर एंड हैंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर, वो उनका सर्वाइवल ज्यादा होगा और वो क्या है नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, सिलेक्टेड बाय नेचर। ही कॉल्ड इट, उसने उसको नेचुरल सिलेक्शन बोला और इंप्लाई किया इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये थी भाई डार्विन की थ्योरी जो मैंने अभी समझाई आपको। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, क्या दे रखा है,
रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज, यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है पर्टिकुलर। रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज किसमें, अलील की फ्रीक्वेंसी में, दैट अकर बाय चांस, जो कि बाय चांस होता है इन ऑल पॉपुलेशन और स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशन में, उसको क्या बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन शायद हम अभी करके आए हैं, ठीक है, जिसमें अलील की फ्रीक्वेंसी मैंने बोल के भी बताया था और करके भी बताया था। तो क्या था भाई इसका, ये था जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी करके आए हैं भाई, वही क्वेश्चन आ गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक रैंडम चेंज होता है अलील के नंबर में और फ्रीक्वेंसी में किसी भी जीन पुल में, किसकी वजह से, ड्यू टू चांस, मतलब ड्यू टू चांस, जैसे कि एग्जांपल दैट इज स्मॉल साइज होगा पॉपुलेशन का, वो हो सकता है इसका कारण, ठीक है। इट इज कॉज्ड भाई, किसकी वजह से होता है भाई, कुछ सैम्पलिंग एरर या फिर जीन पुल में कुछ एरर आ जाते हैं, दैट इज टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो जिसको नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करनी थी उस अलील में, उस जेनेटिक पूल के सैंपल में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो जो सैम्पलिंग जीन पूल होगा जनरली कैसा होता है भाई, साइज स्मॉल होता है उसका, और वेरिएबिलिटी भी उसकी क्या होती है, लिमिटेड। ऐसा नहीं कि भाई पता नहीं कितनी वेरिएशन, नहीं भाई, लिमिटेड वेरिएबिलिटी के साथ होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तबादला करना। म्यूटेशन आप समझ ही गए भाई, जीन में कुछ थोड़ी बहुत म्यूटेशन, ऊपर नीचे हो जाना, ज्यादा बन जाना, कम, मतलब काइंड ऑफ। नेचुरल सिलेक्शन भी आपको पता है क्या होता है, मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है भाई, जो फिंच स्पीसीज होती हैं गैलापागोस आइलैंड की, आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्सेज विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड, इनमें से कौन सा उनका फिंच फूड नहीं होता। तो भाई कैरियन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डार्विन ने ऑब्जर्व किया एक अमेजिंग डाइवर्सिटी किसकी, क्रिएचर्स की, कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड में डार्विन ने काफी डाइवर्सिटी देखी क्रिएचर्स की। वहां पे उन्होंने रियलाइज किया कि देयर वर मैनी वैराइटीज ऑफ, मतलब वहां पे बहुत सारी वैराइटीज थी फिंचेस की सेम आइलैंड में, जैसे कि भाई सीड ईटिंग, मतलब कुछ जो बीज खाते हैं सिर्फ, विद अल्टर्ड बीक्स, उनकी भी कैसी थी भाई, जो सीड ईटिंग सीड खाते थे, सीड ईटर जो थे, उनकी थी भाई अल्टर्ड सी बीक, मतलब अलग टाइप की बीक थी। इंसेक्टिवोरियस और वेजिटेरियन फिंचेस वहां पे देखे गए। कैरियन जो थी वहां पे क्या था, डेड बॉडीज, तो कोई भी फिंचेस जो है कैरियन के ऊपर वहां पे फीड नहीं करता। कैरियन का मतलब होता है भाई डेड बॉडीज। सीड ईटर्स थे, इंसेक्ट थे, ट्री बर्ड्स ईटर्स थे, ये थे, मतलब ठीक है, जो इंसेक्टिवोरियस भी थे, वेजिटेरियन भी थे, वेजिटेरियन में आ गए, ये इंसेक्टिवोरियस में आ गए, सीड ईटर मैंने बता दिया, कैरियन के ऊपर कोई वहां पे फीड नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इवोल्यूशन जो होता है डिफरेंट स्पीसीज का, एक गिवन एरिया में, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया, इज नोन एज, क्या बोला भाई, इवोल्यूशन डिफरेंट स्पीसीज का किसी भी गिवन एरिया में, जो कि स्टार्ट होता है एक पॉइंट से और स्प्रेडिंग टू अदर, मतलब कि एक, मतलब पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में भी जो क्या हो जाए, फैल जाए, उसको क्या बोला जाता है। तो भाई इसका एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन। मैंने समझाया था एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। जियोग्राफिकल एरिया इसमें अलग होता है, ठीक है, जो इवोल्यूशन का, तो मतलब वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाते हैं। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये क्या होता है, इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट स्पीसीज का किसी भी गिवन एरिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम, जो कि स्टार्ट होता है एक पॉइंट से और रेडिएट कर जाता है, मतलब अदर एरिया, मतलब जितने भी जियोग्राफिकल एरियाज वगैरह होते हैं वहां पे रेडिएट कर जाता है, उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। एग्जाम्पल हो सकता है भाई डार्विन्स की फिंचेस जो थी, जो अभी मैं पीछे पढ़ के आई, जो हम मैंने बताया आपको अच्छे से, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, जो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया भी था, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन का तो एक आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियन, लेकिन दोनों एक जैसी सिमिलरिटीज थी उनके पास, तो वो उसका एग्जाम्पल है। माइग्रेशन, डाइवर्जेंट, ये तीनों चीजें आप इससे भली बातें परिचित हो, मैं बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स वन एक करेक्ट एग्जांपल ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब कन्वर्जेंट का भी और डाइवर्जेंट का भी, तो मतलब करेक्ट पॉइंट बताने इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो पढ़ लो भाई इसको, क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, देखो कन्वर्जेंट में आई ऑक्टोपस की, मैमल्स की, बिल्कुल ठीक है भाई, ये कन्वर्जेंट में तो अभी करके हैं। डाइवर्जेंट में बोन्स, फोरलिम्स की और वर्टिब्रेट्स की, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। और डाइवर्जेंट क्या होता है आपको पता है कि मतलब ओरिजिन एक और फंक्शन डिफरेंट। फोरलिम्स का बोन्स जो होती हैं फोरलिम्स की और वर्टिब्रेट्स, उनका ओरिजिन एक जैसा है, लेकिन उनके जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। और कन्वर्जेंट आप जानते हो क्या होता है कि भाई फंक्शन सेम हो और ओरिजिन डिफरेंट हो। अब आई ऑक्टोपस और मैमल्स क्या, इसका देखने का ही काम होता है, ओरिजिन बेशक अलग हो। थॉर्न्स ऑफ बुगलविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। डाइवर्जेंट में क्या था, बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग, नहीं भाई ये गलत है, ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। देखो मैं सारा बता देती हूँ, मतलब सीरीज में एक बार पढ़ के, जो आइज होती हैं ऑक्टोपस की और मैमल की, वो एक एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, बिकॉज दे बोथ है, लेकिन मतलब दोनों के पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है आंखों का, बट लेकिन वो एक सेम फंक्शन के लिए ही इवोल्व हुए हैं, हैविंग सिमिलरिटीज।
फोरलिम जो होते हैं, जो कंसिस्ट करते हैं, मतलब क्या क्या होते हैं फोरलिम में भाई, ह्यूमरस होता है, आपको पता होगा, आपने बोन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो। ह्यूमरस होता है, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल, डिजिट या फेलेंजिस जो होते हैं, मैंने आपको चैप्टर करा रखा है वो लोकोमोशन और मूवमेंट वाला, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो जो टॉप होता है ह्यूमरस का, वो मूव करता है किसके अगेंस्ट भाई, स्कैपुला जो हमारी होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो शोल्डर पे होती है भाई स्कैपुला। ठीक है। बाय चेंजिंग द नंबर, साइज एंड शेप ऑफ वेरियस बोन्स, फोरलिम जो है हैव इवॉल्व टू फिट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला इसमें गलत है, ये ठीक था, ये गलत था। ये आइज ऑफ ऑक्टोपस, इसमें ये गलत हो गया, बोगनविलिया, बोगनविलिया एंड टेंड्रेल्स ऑफ कुकुरबिटा, तो ये यहाँ पे ये हमारे पास गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस वाज ब्रोट फोर्थ बाय, जो आइडिया था किसका, म्यूटेशन का, वाज ब्रोट फोर्थ बाय, मतलब म्यूटेशन का आइडिया सबसे पहले आगे किसने मतलब लिया था, मतलब किसने दिया था, लिया तो क्या था, ठीक, किसने रखा था, ग्रीगर मेंडल गलत है भाई, ये तो साइंटिस्ट का नाम है, ये डाटा याद रखना है। हुगो डिवरेस ये करेक्ट ऑप्शन है भाई, हार्डी विनबर्ग नहीं, चार्ल्स डार्विन भी नहीं। ठीक है। देखो 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। जो म्यूटेशन है वो क्या होती है भाई, अल्टरेशंस होती हैं जेनेटिक मटेरियल की। क्या बोला मैंने, म्यूटेशंस, अल्टरेशन मतलब कि जो उसमें चेंजेस आना, कुछ ना कुछ फॉल्ट होना या भी मतलब कुछ भी होना, ठीक है, चेंजेस आना जेनेटिक मटेरियल में, उसको बोला जाता है म्यूटेशन। तो दे अकर फ्रिक्वेंटली, मतलब ये फ्रीक्वेंटली होते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कैसे भी हो गया, मतलब फ्रीक्वेंटली हो सकती है डीएनए डुप्लीकेशन के दौरान। मतलब कि सेल डिवीजन जब होती है भाई, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा डीएनए डुप्लीकेशन का जो है स्टेज आती है, उस दौरान ये फ्रीक्वेंटली हो जाती है। तो जो आइडिया होता है म्यूटेशन का, वो किसके द्वारा आगे रखा गया, हुगो डी वराइस के द्वारा। जो प्लांट होता है जिसपे कि डी वराइस हैड एक्सपेरिमेंटेड वॉज ओइंथोरा लेमरकेना, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जिस मतलब जो म्यूटेशन मतलब जिस प्लांट के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था ओइनोथेरा लमार्कियाना, ओइनोथेरा लमार्कियाना ये नाम था उसका, मतलब जिसको हम इवनिंग प्राइम रोज भी बोल सकते हो, इसका सिंप्लीफाइड नाम होता है इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, ये इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो म्यूटेशन थी वो ऑब्जर्व की गई डी वराइस के द्वारा ओइंथोरो लेमार्कियाना में, वो कैसा था भाई, क्रोमोसोमल नंबर वेरिएंट, मतलब उनके क्रोमोसोमल नंबर में क्या थी मतलब वेरिएशन थी। डार्विन फिंचेस आर अ गुड एग्जांपल ऑफ, डार्विन फिंचेस जो थे जो हमने पढ़े हैं, वो किसका अच्छा खासा एग्जांपल है, अडेप्टिव रेडिएशन का भाई अच्छा एग्जांपल है। वो इंडस्ट्रियल मेलनिज्म में बता चुकी, कनेक्टिव लिंक मतलब कि लिंक कनेक्ट होना किसी एक का दूसरे के साथ, ये भी नहीं, कन्वर्जेंट आप जानते हो। देखो भाई डार्विन फिंचेस एक गुड एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन का। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का, डिफरेंट स्पीसीज का एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में रेडिएट होता है, ठीक है, यानी बढ़ता जाता है। तो डार्विन फिंचेस जो है अडेप्टिव रेडिएशन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे पेरिपेटस जो है कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का भाई, किसके बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस, ये बताना है। तो देखो भाई पेरिपेटस एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का एग्जांपल है, याद रखोगे। देखो पेरिपेटस क्या है, एक जीनस होता है ओइनोकोफोरा का, वेलवेट वोम, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, स्पेस बना के इसको कर लेंगे। देखो पेरिपेटस जो होता है वो जीनस है किसका, जीनस ऑफ ओइन कोफोरा, ठीक है, ये इसका एक जीनस होता है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं वेलवेट वोम्स। क्या बोला जा सकता है इसको, वेलवेट वोम भी बोल सकते हैं। इट इज सेड टू बी, इसको क्या माना गया है कि एक लिविंग फोजल, इट इज सेड टू बी अ लिविंग फोजल, एक इसको एज अ लिविंग फोजल जो है कंसीडर किया गया है, क्योंकि इट हैज बीन अनचेंज, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट 570 मिलियन ईयर्स तक अनचेंज रहा है, 570 मिलियन ईयर्स तक क्या रहा है, अनचेंज्ड। ठीक है, पेरिपेटस जो है एक नॉन मतलब नोक्चुरनल कार्निवर माना गया है। मतलब कि पेरिपेटस के बारे में बता रही हूँ भैया, पेरिपेटस से कनेक्टिंग लिंक होता है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का। ये थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लो, इसमें ज्यादा दे रखा है, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का। ठीक है, ये फीड करता है बाय ट्रैपिंग, मतलब कैसे फीड करता है भाई दूसरे के ऊपर, मतलब अपने जो प्रे यानी उसका जो शिकार होता है उसको ट्रैप कर लेता है। मोस्टली भाई स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, एक व्हाइट स्टिकी फ्लूइड में, जो कि ये इजेक्ट करता है अपने दो एंटीना के अंदर से।
ठीक है, दो एंटीना से इजेक्ट करता है एक वाइट स्टिकी फ्लूइड, उसके द्वारा ये जो अपने मोस्टली स्मॉल इंसेक्ट जो प्रे होता है उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, मतलब जो इसके हेड के नियर होता है, तो जो फ्लूइड है वो हार्डन्स हो जाता है उनको, मतलब एयर के कांटेक्ट में आने पर वो क्या हो जाता है, फ्लूइड काफी सख्त हो जाता है और वो प्रे जो है उसके अंदर इमोबिलाइज हो जाता है, मतलब हिल नहीं पाता। ठीक है, इमोबिलाइज का मतलब होता है बिल्कुल वहां पे अब कोई उसका मोशन या मूवमेंट वो वहां पे कैपेबल नहीं है करने को। ठीक है, तो ये एक उनके कौन से के बीच का, दो हमारे पास ये दे रखे हैं, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 27th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाय, अब ये बताना भाई साइंटिस्ट का नाम कौन सा करेक्टली जो है यहाँ पे दे रखा है। विजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, बिल्कुल ठीक है भाई, पेस्चेरियल। देखो मैं पहले बता देती हूँ, जो थ्योरी थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की वो पब्लिश की गई थी अगस्त विजमैन के द्वारा, विजमैन के द्वारा कब, 1834 से 1914 तक चली थी, 1886 में पब्लिश की गई थी भाई, 1886 में। इसका मतलब इसमें क्या होता है, ये प्रपोज करता है, इट प्रपोज्ड दैट कि जो कंटेंट होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स का, रिप्रोडक्टिव सेल का कंटेंट क्या होता है भाई, स्पर्म या फिर ओवा, वो पास ऑन अनचेंज्ड, मतलब बिना चेंज हुए वो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर, अनअफेक्टेड बाय एनी चेंजेस, मतलब कि वो किसी भी चेंज में जो है अनअफेक्ट रहते, कोई चेंज का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होता। अंडरगोन बाय द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब वो पूरी बॉडी, मतलब अंडरगोन बाय रेस्ट ऑफ द बॉडी के द्वारा वो चलते रहते हैं, ठीक है, आगे पास होते हैं। इट दस रूल्स आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड हैज बिकम फंडामेंटल टू न्यू डार्विनियन थ्योरी, और मतलब ये एक न्यू डार्विनियन थ्योरी के जो है फंडामेंटल बन गई। तो इन्होंने मतलब कुछ ऐसा कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसका जो ये हमारे पास कंटेंट होता है स्पर्म ओवा, वो पास्ट ऑन अनचेंज, वो बिना चेंज हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर, मतलब जो दूसरी जनरेशन तक पास होते रहते हैं। ठीक है, ये था इस थ्योरी के अनुसार। ठीक है, और भाई अगर मैं पास्टियर की जो है थ्योरी की बात करूँ तो उन्होंने दी थी, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि भाई लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एग्जिस्ट हुई है, मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से कुछ एग्जिस्टिंग जो है वहां पे लाइफ थी, वहीं से लाइफ एग्जिस्ट होती है। ठीक है, ये उन्होंने दी थी। ठीक है, डी राइस की इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं। मेंडल थ्योरी ऑफ, मेंडल ने वो अपनी वो थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस की, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और डीव राइस की तो इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने जो हमें कौन सी थ्योरी दी थी, वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमोस पे उन्होंने काम किया था, और थ्योरी कौन सी दी थी, म्यूटेशन, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेचुरल सिलेक्शन नहीं, म्यूटेशन आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, डार्विनिज्म फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ, डार्विनिज्म फिंचेस जो होते हैं वो एक्सीलेंट एग्जांपल होते हैं किसका, डार्विनिज्म फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ, ये तीसरी बार क्वेश्चन आया मेरे हिसाब से, तो ये अडेप्टिव रेडिएशन तीसरी बार आ चुका है, ये बिल्कुल सेम उसमें। देखो डार्विन्स फिंचेस जो है एक एक्सीलेंट एग्जांपल होता है अडेप्टिव रेडिएशन का। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अकरेंस ऑफ, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ भाई, अडेप्टिव रेडिएशन में बता चुकी हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से चालू हो गया किसी भी गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, वो डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब और जो भी बाहर और भी जो जियोग्राफिकल एरिया वहां तक। ठीक है, उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। सीजनल माइग्रेशन, भाई सीजनल माइग्रेशन क्या होता है कि भाई कोई भी बर्ड है, ठीक है, वो जैसे कि मान लो सर्दी या गर्मी, कोई भी अपने सीजन के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं, और जब वापस से उनकी कंडीशन या उनका वेदर फेवरेबल हो जाता है उनके अनुसार, वो वापस से अपना एरिया में चले जाते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब होता है, इसमें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जो कुकू होती है भाई, कोयल जो होती है, वो अपने एग्स को जो कौवा होता है उसके घोंसले में, मादा कौवा, ठीक है, उसके घोंसले में उसको रख देती है, क्योंकि भाई उसको पता नहीं चलता कौवे को, उनके जो एग होते हैं वो एक जैसे होते हैं कि भाई ये कोयल का है या कौवे का है, तो वो उसको सेती रहती है, और उसके फिर मतलब वो एट द एंड जो है वहां से क्या है, अंडा फूट के कोयल के बच्चे वगैरह जो भी निकलते हैं उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। कनेक्टिंग लिंक मैंने बताई दिया कि भाई किन्हीं दो के बीच में कोई कनेक्शन हो, कि भाई एक के जरिए दूसरा कोई फायदा ले रहा हो, ठीक है, उसको उसके ऊपर अपना फीड कर रहा हो, जैसे भी। नेक्स्ट है भाई थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्राइल ऑफ कुकुरबिटा एग्जांपल ऑफ, ये पूछा किसका एग्जांपल है, जो हम काफी देर से अब देख भी रहे थे, तो भाई इसका मैंने बताया भी था, ये होमोलोगस का एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का ये एग्जांपल है।
होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है भाई, ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट है। इन दोनों का ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, डिफरेंट होता है। ठीक है, थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। नेक्स्ट बात करेंगे 30th क्वेश्चन की। वेस्टिजियल ऑर्गन से मैं आपको बता चुकी थी, एनालोगस भी आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम्स करेक्टली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन्स मेंशन्ड अगेंस्ट इन, मतलब इनमें यहाँ ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर है आइटम का जो कि करेक्टली बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ ऑर्गन्स के लिए मेंशन्ड अगेंस्ट इन, जो उसके अगेंस्ट मेंशन कर रखा है। थोर्न ऑफ बिल्कुल गलत है भैया, अभी पीछे क्वेश्चन करके आए, क्या था, होमोलोगस। ठीक है ना, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, वेस्टिजियल गलत है भाई। वेस्टिजियल मैंने क्या बताया था आपको, वेस्टिजियल कौन से होते हैं, जो कि बिना किसी फंक्शन के होते, रेसिस्टर से लिए गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बिना किसी फंक्शन के नहीं होते। ब्लाइंड स्पॉट ह्यूमन आई में, और जो ये मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म का और माल्फीजियन ट्यूबल ऑफ कॉकरोच एक्सक्रीटरी, बिल्कुल ठीक है भाई, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो गए आप। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म का और माल्फीजियन ट्यूबल जो होते हैं कॉकरोच की, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं भाई। ठीक है, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये रिमूव करते हैं अपना। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्राउ होमोलोगस नहीं एनालोगस होंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका सी होगा। नेफ्रिडिया जो होते हैं भाई अर्थवॉर्म के और माल्फीजियन ट्यूबल्स किसकी, कॉकरोच की। तो जो नेफ्रीडिया होते हैं अर्थवॉर्म के और माल्फीजियन ट्यूबल्स के, कॉकरोच के, वो बिलोंग करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। अर्थवॉर्म के पास भाई एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो कि किससे कंपोज होता है भाई, लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट कोइल्ड ग्लैंडुलर सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स, जिनको हम नेफ्रीडिया बोलते हैं। मैं उस चैप्टर में बता भी चुकी हूँ। माल्फीजियन ट्यूबल्स की बात करूँ कॉकरोच की, तो वो एक्सट्रीमली फाइन येलोइश अनब्रांच्ड थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं भाई, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी मिड गट और हिंड गट होती है। ठीक है, उसमें वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो भाई इसी के साथ जो है पीवाईक्यूज हमारे फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको कुछ चैप्टर समझ आएगा, मैंने काफी सारी बातें आपको बताई हैं चैप्टर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।